बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। 10th क्लास का टॉपिक बायोलॉजी की बुक से। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है ये। इसमें हम देखेंगे, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म जो परफॉर्म लंग्स करते हैं वो किस तरह टेक प्लेस होता है ह्यूमन की बॉडी में। तो इसके लिए हम कहते हैं ना, ब्रीथिंग जो होती है, ब्रीथिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में ना हो उनको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। सेम इसी तरह ब्रीथिंग भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम इसको कहते हैं ब्रीथिंग इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन, या हम इनवॉलेंट्री एक्शन इसको कह सकते हैं कि ये हम खुद तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ जी, तो इसके लिए ब्रेन का जो मेन पार्ट है मेडुला ऑब्लेंगेटा वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो ब्रीथिंग के लिए अहम रोल अदा करता है। और हमें पता है इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो कुछ एक्शन इस तरह के होते हैं जिनको इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, और कुछ एक्शन वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। तो इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं, ऐसे अमाल होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि उनके लिए ब्रेन अहम किरदार अदा करता है। हालांकि जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन कुछ उसका पार्ट जो है वो हमारे कंट्रोल में भी है। लाइक ड्यूरिंग हम खुद भी सांस रोक सकते हैं, तो उसके लिए भी ब्रेन के हेमिस्फीयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि लाइक स्विमिंग के दौरान भी सांस रोक सकते हैं। तो ये तो कुछ हद तक हम सांस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सांस को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन के तौर पर आता है, और उसके लिए ब्रेन का पार्ट मेडुला ऑब्लेंगेटा अहम किरदार अदा करता है। सांस के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए अहम किरदार अदा करता है। तो गैसेस की एक्सचेंजिंग के लिए हमारे पास जो लंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद में मैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो सबसे हमारा जो अहम जो पार्ट है ट्रैकिया हमने कहा था किससे बन रहा है। ट्रैकिया फेरिंग्स की, फेरिंग्स कैसे, हलक को कहते हैं कि हमारा हलक स्टार्टिंग का फेरिंग्स, बाद में वो लेरिंग्स बनता है, लेकिन फेरिंग्स, हलक को फेरिंग्स कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं फेरिंग्स जब चेस्ट के एरिया में आता है, फेरिंग्स की जो है वो फर्दर जो डिवीजन के बाद फेरिंग्स की नाली जो है वो आगे बढ़ के ट्रैकिया बनाती है। ट्रैकिया अभी जो मैकेनिज्म बताने लगा हूं, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि लंग्स के अंदर एंट्री की जो ट्यूब है वो ट्रैकिया है। ट्रैकिया की डिवीजन के बाद हमें पता है वो ब्रोंकाई बनती थी, और ब्रोंकाई फर्दर डिवीजन के बाद ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद जो है वो एल्वियोलाई बनाती थी। एल्वियोलाई हम कह सकते हैं कि एल्वियोलाई जो है वो लंग्स की सरफेस को बनाती है। बहुत ज्यादा एल्वियोलाई जो है वो सराउंड किए होते हैं लंग्स को। अच्छा बेटा, उसके बाद हम देखते हैं कि लंग्स के ऊपर जो है वो लंग्स की मेम्ब्रेन को अगर डिस्कस करें, तो लंग की सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम कहते हैं पेराइटल। पेराइटल मीन सबसे बैरूनी, प्लूरल कहते हैं मेम्ब्रेन को, प्लूरा, पेराइटल प्लूरा कहते हैं मेम्ब्रेन को। तो पेराइटल मेम्ब्रेन, पेराइटल प्लूरा कहते हैं जो सबसे बैरूनी है। पेराइटल लंग करने के लिए प्लूरा मेम्ब्रेन को कहते हैं। विसरल प्लूरा कहते हैं जो लंग्स के साथ डायरेक्ट लिंक कर रही है, उसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा। तो बेटा पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के दरमियान स्पेस है जिसको हम कहते हैं इंटरप्लूरल स्पेस कहते हैं, और इसमें लिक्विड होता है जो कि किस वजह से बचाता है ये हम आगे दोबारा भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फ्लूइड बचाता है लंग्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान लंग्स डायरेक्ट रिब्स के साथ ना टच हो जाए, या एक्सीडेंटल कंडीशन ना हो जाए। उस कंडीशन में लंग्स के फैलाव और लंग्स का जो सुखड़ाव है उसके दौरान वो, ताकि उसका सख्त जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ लिंक ना हो सके, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं ये फ्लूइड और मेम्ब्रेन अहम किरदार अदा करती हैं लंग्स की जो है वो लंग्स को एक्सीडेंटल कंडीशन से भी बचाती हैं, और ये फ्लूइड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि लंग्स जो है, लंग्स का साइज एकदम से एक्सपैंड करके रिब्स को डायरेक्ट जो है वो टच ना कर सके, ठीक है, और बचाव हो सके। या ये भी कह सकते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में ये बॉडी को नॉर्मलाइज कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा मेन फोकस होगा मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग पर होगा। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे हम कहते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ द ब्रीथिंग। दो तरह की ब्रीथिंग होती है, एक को हम कहते हैं इनहेलेशन और द एक्सहेलेशन।
लंग्स हमें बनाए गए हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। इनहेलेशन के दौरान बेटा देखें सबसे पहले क्या हो रहा है। सबसे पहले हम इधर थोड़ा फोकस कर लें अगर तो पहले मैं कुछ आपको रिब्स के बारे में बता दूं और रिब्स का एक्शन बताता हूं कि लंग्स रिब्स के साथ कैसे। हमें पता है जिस तरह 12 जोड़े होते हैं रिब्स के, लंग्स के साथ 12 जोड़े हैं जो है वो लिंक कर रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो रिब्स के जोड़े हैं। रिब्स के दरमियान में ये अभी नजर आएगा आपको, रिब्स के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है जो उसकी डायग्राम। अच्छा, रिब्स है, रिब्स के साथ मसल्स कुछ अटैच हैं जिनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अच्छा, आपको बताते चले बेटा, इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स जो ब्रीथिंग का 30% जो रोल है वो इंटरकोस्टल मसल्स अदा करते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स 30% रिब्स की मूवमेंट जो है वही तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ब्रीथिंग का रोल प्ले करती हैं। 30% गैसों का जो मैकेनिज्म है वो 30% इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से परफॉर्म होता है। अच्छा जी, इंटरकोस्टल मसल जो है वो ये एक्शन परफॉर्म करते हैं कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से इफेक्ट होता है रिब्स पर। अगर मैं कहता हूं इंटरकोस्टल मसल्स अगर इंटरकोस्टल मसल्स जो है, यहां पर मैं बताता चलूं, इंटरकोस्टल मसल्स आपको मैंने ड्रॉ किए हैं और ये जो है वो रिब्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये एक्सहेलेशन का ये एक्सहेलेशन है। मैं सबसे पहले फोकस करता हूं इंस्पिरेशन। अच्छा जी, इंस्पिरेशन के दौरान जब रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम कहेंगे रिब्स के मसल मसल जो है उनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बेटा जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं अपने आर्म की मसल्स की बात करूं, जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसका फैलाव बढ़ जाता है, जिसका इस तरह हम देख सकते हैं। इसी तरह जब इंटरकोस्टल मसल्स जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिब्स होगी वो रेज हो जाएगी, रिब्स रेज हो जाएंगी। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिब्स एक्सपैंड करेंगे, रिब्स फैलेंगी। अब रिब्स फैलेंगी तो रिब्स के साथ साथ जो वॉल्यूम है लंग्स का वो भी इंक्रीज होगा। वॉल्यूम ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम ऑफ द लंग क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। लंग्स का वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हम कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा। लंग्स के इनसाइड द लंग्स प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज हो जाएगा। तो अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हवा का वो ज्यादा है, तो अब क्या करेगी, हवा रश आउट करेगी, बाहर से हवा एकदम से अंदर आ जाएगी। जब प्रेशर ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा, प्रेशर का फर्क आ जाएगा, हवा के प्रेशर का फर्क आ जाएगा, तो हवा जो है वो ज्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम प्रेशर वाली एरिया की तरफ ट्रेवल करेगी और एकदम से हवा अंदर चली जाएगी। हमने कहा था ना जिस तरह जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ, अगर हम बात करते हैं स्पेस जो है लंग्स की स्पेस में इजाफा हो रहा है, लंग्स रिलैक्स कर रहा है तो उसका डायमीटर भी, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज करने के साथ उसके अंदर का जो हवा का प्रेशर है, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो हवा जो है वो बाहर से अंदर की तरफ रश आउट करेगी। ठीक है, हवा एयर जो है वो बाहर से अंदर आ जाएगी। अब अंदर आएगी तो हवा जो लंग्स है वो फैले हुए, एकदम से हवा अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अब लंग्स, अब आपको पता है प्रेशर ऊपर से आ रहा है तो जो हमारा मस्कुलर ऑर्गन, जिसको हमने कहा मस्कुलर ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। क्या कहते हैं, डायाफ्राम। अब इसके ऊपर क्या होगी, इसके ऊपर भी एकदम से प्रेशर पड़ेगा तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब देखो ना, हवा आ रही है एकदम से, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इनहेलेशन, हवा का अंदर आना, एकदम से हवा अंदर आई है तो प्रेशर, रिब्स के मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, रिब्स रेज्ड हो गई, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज हो गया, हवा एकदम से अंदर आ गई तो एकदम से
जो है वो डमी बाहर आ जाएगा, सॉरी टमी, जो हमारा पेट है, पेट का जो साइज है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, और जो हमारा मस्कुलर ऑर्गन जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम, वो भी क्या करेगा, वो फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा क्योंकि उसमें प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ने से डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा, और जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो पेट का साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारी हवा बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी। हवा में ऑक्सीजन होगी, हमने कहा ना, जिस तरह इनहेलेशन के दौरान जो है, इनहेलेशन के दौरान हमारे जो इनहेलेशन के दौरान 21% जो है वो ऑक्सीजन आ जाती है अंदर, 21% ऑक्सीजन अंदर आती है इनहेलेशन के दौरान, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इनहेलेशन के दौरान वो 16% आ जाती है, ठीक है, वो अंदर आती है। लेकिन ऑब्वियसली 21% ऑक्सीजन अंदर आती है और 12% बाहर निकलती है, ये मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा आपसे। तो ये इस तरह का मैकेनिज्म परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने से जो रिब्स हैं वो रेज होंगी, जो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स वो भी बढ़ेगा, हवा रश आउट करेगी, अंदर की तरफ आ जाएगी, हवा अंदर आएगी तो फ्लैटेंड कर जाएगा डायाफ्राम, और टमी जो होगा वो हमारा क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, लाइक टमी जो है वो बढ़ जाएगा, एकदम से हवा ऊपर से प्रेशर डालेगी इस वजह से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन। क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं। अब हवा तो अंदर आ गई, अब एक्सहेलेशन की तरफ आ जाए, चलिए जी इस तरफ आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं रिलैक्स कंडीशन। अच्छा जी, सबसे पहले हम इनहेलेशन की एक्सहेलेशन की तरफ बात करते हैं। एक और बात यहां पर यह भी रह गई कि इस दौरान जो है इनहेलेशन को हम एक्टिव, इनहेलेशन को हम कहते हैं ये एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि मूवमेंट हो रही है, रिब्स की मसल्स की, लंग्स की मूवमेंट हो रही है, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन एक्सहेलेशन की बात करें, एक्सहेलेशन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले एक्सहेलेशन में होने क्या वाला बेटा, वही तरह उसी तरह ये क्या है, जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है आपको, रिब्स नजर आ रहे हैं, रिब्स के साथ इंटरकोस्टल मसल्स हैं। इंटरकोस्टल मसल्स एक्सहेलेशन में क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली रिब्स के मसल्स जो है एक्सहेलेशन में वो रिलैक्स करेंगे। क्या करेंगे? वो रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जब वो रिलैक्स करेंगे तो जो रिब होगी वो क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब रिब में खिंचाव आ रहा है, रिब में खिंचाव आ रहा है तो क्या होगा, लंग्स में भी खिंचाव आ रहा है, लंग्स क्या होंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लंग्स भी सिकुड़ेंगे, ठीक है। चेस्ट कैविटी क्या करेंगे, अब ऊपर से सारी चीजों में सिकुड़ा हुआ है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह अंदर का कोई मतलब एक सॉफ्ट बॉल हो, उसके इर्द गिर्द हार्ड सा उसका स्ट्रक्चर हो जो उसको कवर कर रहा है, हार्ड अंदर सॉफ्ट स्ट्रक्चर, बाहर हार्ड स्ट्रक्चर, जिस तरह उसकी मूवमेंट हो रही है उसी तरह बैरूनी स्ट्रक्चर की भी मूवमेंट हो रही है। तो हम कह रहे हैं ना, जिस तरह कि अगर इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन से रिब्स अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लंग्स का डायमीटर भी सिकुड़ रहा है। अब लंग्स सिकुड़ रहे हैं तो डोम शेप बनेगी, फ्लैटेंड जो हम कहेंगे ना, जो फ्लैटेंड था हमारा डायाफ्राम वो भी ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसको हम कहेंगे डोम शेप बन रहा है, गुंबदनुमा स्ट्रक्चर बन रहा है। ऊपर वाली चीजें सिकुड़ रही है, नीचे वाली चीजों में भी सिकुड़ा हुआ। एक और बात बताते चलें आपको कि लंग्स इस काबिल नहीं है कि हवा को डायरेक्ट बाहर फेंक सके। 70% हवा को बाहर भेजने में डोम शेप जो है डायाफ्राम का अहम किरदार अदा होता है, डायाफ्राम का अहम किरदार अदा करता है। 70% जो हमारी गैसेस एक्सचेंज में जो अहम रोल प्ले करता है वो डायाफ्राम होता है। क्योंकि डायाफ्राम, लंग्स खुद इस काबिल नहीं कि एकदम हवा को बाहर निकाल सके, वो क्या कर रहा है, ये जो डोम शेप डायाफ्राम है ये पुश करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा। अब ऊपर की तरफ पुश करेगा तो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज में प्रेशर इधर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ पर लंग्स में बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, लंग्स में बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, बाहर कम है हवा, तो अब प्रेशर ज्यादा से कम कंसंट्रेशन, ज्यादा प्रेशर से कम, जो एकदम से ज्यादा प्रेशर हो गया तो ये प्रेशर जो है वो ज्यादा से क्या करेगा, बाहर की तरफ हवा को क्या करेगा, एक्सहेल कर देगा, बाहर को हवा को निकाल देगा। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे, ये प्रोसेस क्या है, ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस है या एक्सपीरेशन का प्रोसेस है। लेकिन इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसमें लंग्स का मेन रोल नहीं है। डोम शेप, ऑब्वियसली लंग्स का बहुत अहम रोल है गैसेस को निकालने में, लेकिन जो लंग्स का रोल बहुत ज्यादा है
लेकिन जो लंग्स को पुश कर रहा है वो डोम शेप डायाफ्राम है, ठीक है, जो कि मस्कुलर ऑर्गन है हमारे पास। इसके बाद इसके बाद हम ये बात करेंगे कि किस तरह ब्रेन जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा है। मिसाल के तौर पर हवा हमारे अंदर दाखिल हो गई है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक नॉर्मल बंदे की बात करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन जो है रेस्ट की फॉर्म में, एक नॉर्मल पर्सन रेस्ट की फॉर्म में 1 मिनट में कितनी मरतबा सांस लेता है? नॉर्मल कंडीशन में एक पर्सन 1 मिनट में 1 मिनट में सांस लेता है वो 6 से 7 टाइम्स, 6 to 7 टाइम्स। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज कंडीशन या हार्ड वर्क के दौरान, हार्ड वर्क या एक्सरसाइज कंडीशन, उसमें 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हम कह सकते हैं कि सांस जो है वो लेने का मैकेनिज्म तेज हो जाता है। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि नॉर्मल कंडीशन में रेस्ट में है बंदा, तो आम हालात में क्या हो रहा है, स्टेबल काम चल रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब कोई खास वर्किंग नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में जितना हवा आ रही है जा रही है। लेकिन जब बंदा एकदम से क्या कर रहा है, हार्ड वर्किंग करने लग गया है, हार्ड वर्किंग करने लग गया है, या एक्सरसाइज करते दौरान क्या हो रहा है, एक्सरसाइज करते दौरान पर्सन का सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस के जरिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ब्लड में ज़्यादा हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ब्लड में ज़्यादा आई है तो ये मैसेज जाएगा, ये स्टिमुलेट करेगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो गई है, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होने से एक स्टिमुलेशन पैदा होगी, ये स्टिमुलेट करेगा ब्रेन को कि मेरे पास ब्लड की मिकदार, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो गई है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होने के बाद किसको मैसेज आएगा? रिब्स मसल्स को जाएगा, रिब्स मसल्स को, इंटरकोस्टल मसल्स जिसको हम कहते हैं, रिब्स के मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, इसको मसल्स को जाएगा, और डायाफ्राम को जाएगा मैसेज, ताकि ये अपनी वर्किंग करें। ये अपनी वर्किंग क्या करेंगे? इनके अंदर स्पीड करो भाई, अपने काम को स्पीड करो, कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी से निकालो, ऑक्सीजन को जल्दी से लो, स्पीड हो जाएगी, इस रिएक्शन में स्पीड हो जाएगी। तो बेटा इस तरह का एक इसको हम दोबारा से रिव्यू कर लें तो इसमें मैं कह सकता हूँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात दोबारा करें तो ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, और इनवॉलंटरी एक्शन ऐसा एक्शन होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो कुछ हद तक हमारा जब हम खुद वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करने में, सांस को खुद रोकने में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शन को इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करने में मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन का पार्ट अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद मैंने कहा कि जी जो है ट्रैकिया के बाद जो हमने ये ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस कर लिया था, यहाँ पर बताना ये चाह रहा था कि मैं लंग्स का स्ट्रक्चर बेसिकली है किस तरह की, उसकी सबसे बैरूनी मेम्ब्रेन को कहते हैं पेराइटल प्लूरा, और अंदर वाली होती को उस अंदर वाली मेम्ब्रेन जो लंग्स के साथ बिल्कुल अटैच है उसको कहते हैं वेसरल प्लूरा, और पेराइटल प्लूरा और वेसरल प्लूरा के दरमियान में फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन के तौर पर एक्ट करता है, ताकि ये इस तौर भी जब ये लंग्स जो है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं बेटा, तो उस दौरान लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो उनका डायमीटर जो होता है, उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा होता है और कम हो रहा होता है। तो ये फ्लूइड उनको जो है वो कह सकते हैं हम उनको नुकसान से बचाने के लिए अहम किरदार अदा करता है, जो है वो टिश्यूज को, लंग्स के टिश्यू को अहम किरदार अदा करता है उनको सेफ्टी के लिए। अच्छा एक और बात भी है, अगर तो खुदा न खास्ता जिसको हम कह सकते हैं कि अगर मस्कुलर ऑर्गन जिसको मैं कहता हूँ डायाफ्राम, वो एक बाजुकात एकदम से कहीं से कोई एक्सीडेंटल कंडीशन एकदम से टूट जाए तो तब क्या होगा? ऑब्वियसली डेथ होगी, क्योंकि अब क्या होगा, लंग्स तो इस काबिल ही नहीं है। 70% काम तो उन गैसेस के एक्सचेंज में 70% काम तो गैसेस के एक्सचेंज के लिए डायाफ्राम ने करना था, तो जब वो खुद ही डैमेज हो गया तो वो इस काबिल ही नहीं होगा मूवमेंट ऑफ गैसेस के लिए, जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने के लिए लंग्स को, उनके डायमीटर को एक्सचेंज करवाने के लिए वो इस काबिल नहीं होगा। इस वजह से जब मस्कुलर ऑर्गन ही डैमेज हो जाए तो पर्सन इज नॉट एबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज के लिए वो काबिल ही नहीं रहेगा। अच्छा जी, ये हमारी बात होगी। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया जो है वो
वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, ये इंटरकोस्टल मसल्स, इनहेलेशन का प्रोसेस, इनहेलेशन इनहेल करना, गैस को अंदर लेके जाने का प्रोसेस, इसमें क्या होता है इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिब्स होंगे वो रेज करेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, डायमीटर बढ़ गया, रिब्स क्या करेंगे वो भी बढ़ेंगे, रिब्स के साथ वॉल्यूम ऑफ द लंग्स भी बढ़ जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा डायफ्राम क्या है कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाएगा, अब फ्लैट हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, हवा का अंदर का दबाव कम हो गया तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हवा बाहर से एकदम से अंदर आ जाएगी, ठीक है। चले जी, इसको हम कह सकते हैं, और हमारा इसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन, और एक्सपीरेशन या एक्सिलेशन, दोनों प्रोसेस एक ही नाम है एक प्रोसेस के। इसको हम कहते हैं पैसिव प्रोसेस। इसमें क्या होता है रिब्स के मसल्स रिलैक्स करते हैं, रिब्स के मसल्स रिलैक्स करने से रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करके स्मॉलर इन साइज हो जाएंगे, चेस्ट का स्मॉल साइज हो जाएगा, डोम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन जिसको मैं कहता हूं जो है वो डायाफ्राम, वो क्या होगा अपवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड मूव करके वो डोम शेप बना देगा और जो है वो गैसेस बाहर एक्सहेल कर दी जाएगी, ठीक है। ये अच्छा, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया, मे बी ये थोड़ा मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, 3 to 4 या इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। नॉर्मल कंडीशन में 1 मिनट में जो है वो 3 से 4 दफा, आई थिंक इसमें कुछ करेक्ट, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गई है इसमें, तो इसमें देख लीजिएगा 6 to 7 टाइम्स, और हार्ट एक्सरसाइज की कंडीशन में 30 से 40, मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशन में, जो नॉर्मल कंडीशन में हम कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो सांस अंदर और बाहर लेने का मैकेनिज्म है वो स्लो होता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं और हार्ड वर्किंग करते हैं तो ये मैकेनिज्म फास्ट हो जाता है इनहेल करने का और एक्सहेल करने का गैसेस को। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था बेटा कि जब हम खाना खाते हैं, क्वेश्चन कमेंट में आया था कि खाना हिचकी क्यों आती है, तो उसके लिए मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की है। फेरिंग्स जिसको हलक कह रहे हैं, फेरिंग्स जिसको हम हलक कहते हैं, हलक फेरिंग्स कहते हैं, आगे जाके वो फेरिंग्स हलक कहते हैं। इसके आगे आ जाए, फेरिंग्स के आगे आ जाए तो एपिग्लॉटस, हमने कहा कि एक ढक्कन है, ढक्कन है नाली के। बेसिकली हलक आगे जाके 2 नालियां बनाता है, एक नाली चली जाएगी किसकी तरफ, एक नाली चली जाएगी, एक ट्यूब चली जाएगी, एक ट्यूब चली जाएगी लंग्स की तरफ, और एक ट्यूब चली जाएगी किसकी तरफ, एक ट्यूब चली जाएगी डाइजेस्टिव सिस्टम की, स्टमक में चली जाएगी। तो हम तो बेसिकली तो लंग्स को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब यहां से फूड के पार्टिकल्स आते हैं तो फिर क्या होता है, जब मैसेज आ जाता है, ब्रेन को मैसेज आ जाता है भाई फूड के पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो फिर क्या करो भाई, इसको ढक्कन को लगा दो, एयर के एक पैसेज है, 2 पैसेज है, एक हवा का पैसेज है, एक फूड का पैसेज है। तो जब फूड आती है तो एकदम से एपिग्लॉटस, सुराग को ग्लॉटस कहते हैं, उसके ऊपर जो ढक्कन है उसको एपिग्लॉटस कहते हैं। एपिग्लॉटस बंद कर देगा, सांस का रास्ता बंद हो रहा है, फिर क्या फूड इस तरह से इजीली निकल जाए, इजीली कहां चला जाए, स्टमक में चली जाए। लेकिन बाजू बात क्या है कि आप खाने के दौरान क्या कर रहे हो, खाने के दौरान आप बातें कर रहे हो, खाने के दौरान आपका ख्याल किसी और जगह पर घूमे और खाना भी खा रहे हो, तो अब कंफ्यूजन पैदा हो गई है एपिग्लॉटस को कि आने वाली चीज आपने ब्रेन को किसी और तरफ मसरूफ कर दिया है, तो जिसकी वजह से ब्रेन को कंफ्यूजन हो गई। अब ब्रेन को कंफ्यूजन हो गई, मैसेज एपिग्लॉटस कह रहा है पता नहीं ये खाना है कि हवा है, तो इस तरह होता क्या है कि खाने के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एपिग्लॉटस को समझ नहीं आ रही कि मैंने इस तरफ इसको बंद करना है कि इसको बंद करना है। वो समटाइम जब आपके ख्याल ब्रेन किसी और तरफ मसरूफ था तो वो फूड का पार्टिकल, फूड का रास्ता रोक लेती है और फूड के कुछ पार्टिकल चले जाते हैं, किसकी तरफ चले जाते हैं, लंग्स की तरफ चले। अब लंग्स की तरफ चलेंगे, एकदम से लंग्स को घबराहट हो गई है, ये क्या होगा, एकदम से आपको क्या हिचकी आएगी, या एकदम से गोता भी जिसको कह सकते हैं, गोता लगना, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि आपका ब्रेन किसी और तरफ मौजूद था, जिसकी वजह से फूड ने आना इस रास्ते पे था, लेकिन आपकी मैसेज ग्लॉटस समझ नहीं पा रहा कि ब्रेन में चल क्या रहा है, इधर रखूं इधर रखूं इधर रखूं इधर, तो वो कंफ्यूजन में इधर रख देता है, फूड के पार्टिकल इधर चले जाते हैं। अब फूड के पार्टिकल इधर जाए, लंग्स घबरा जाते हैं। अब लंग्स घबरा जाते हैं, वो कहेंगे कि अभी फूड आ रहा है, एकदम से हिचकी आती है, एकदम से लंग्स कहेंगे ऊपर, एकदम से लंग्स एपिग्लॉटस को मैसेज करेंगे कि निकालो इसे, तो वो हिचकी की तरह नाक के रास्ते से, माउथ के रास्ते से भी निकल सकता है। लेकिन बाज़ बात ऐसा होता है कि कुछ कंडीशन में कुछ फूड दोबारा रहता है प्रेजेंट, तो अब क्या हो रहा है, कुछ फूड रहता है तो कहा जाता है पानी पियो, पानी पीने के साथ सारा फूड चला जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा और रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर वो साफ नहीं हो रहा रास्ता, थोड़ा बहुत फूड है, तो एकदम से
लंग्स कह रहे हैं इसको पीछे भेजो, फूड को निकालो बाइट, अब एपिग्लॉटस बंद हो रहा है, खुल रहा है, जिसकी वजह से हमें हिचकी की फीलिंग आती है। तो बेटा आज के टॉपिक पे हमने मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग पढ़ी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।